Hello everyone, welcome to Wills IAS Academy, one stop solution for UPSC CSC preparations. आज हम लोग बात करेंगे G20 समिट के अंदर जो फॉरेन मीडिया है वो किस तरीके से बातें कर रही है और उसके एनालिसिस देखेंगे कि क्या व्लादिमीर पुतिन का ना आना या सी जिनपिंग का इंडिया ना आना उसके ऊपर G20 को लेकर क्या बातें की जा रही हैं, क्या उससे इंडिया का जो कद है वो कहीं ना कहीं छोटा होगा या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक जो चैलेंजेस है वो और भी ज्यादा बेहतर हो पाएंगे या कुछ अलग चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जब से G20 की अनाउंसमेंट हुई है और इंडिया में जब से इसे कराने की बात है तब से वर्ल्ड ऑर्डर में दो गुट बन गए, एक जो पॉजिटिवली इस चीज को देख रहा है और दूसरा को जो चाहता है कि कुछ ऐसी चीजों को क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से G20 के अंदर जो एग्रीमेंट साइन होता है सारी कंट्री के लीडर्स के द्वारा वो साइन ना हो पाए, वो अड़ंगा लगाने की बात, वो एक हर्डल क्रिएट करने की बात वो कंटिन्यू हो रही है। चाइना ने इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसे कुछ नहीं मिला तो उसने कहा कि जो वसुधैव कुटुंबकम जो लिखा हुआ है ये आप यूज नहीं कर सकते। उसने लॉजिक दिया कि जो यूएनओ है, यूएनओ के अंदर जो 5 लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर संस्कृत नहीं आती, तो आप चूंकि इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल का ये स्टेज है, ये सबमिट होगी, तो इस सबमिट के अंडर में आप अपनी नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर सकते, उसकी किसी भी चीज को आप नहीं डाल सकते। इंडिया ने इसका काउंटर करा कि हमने ऑलरेडी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाले कॉन्सेप्ट को हमने डाला हुआ है, तो इससे इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो दूसरा चैलेंज आया कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया नहीं आएंगे, उनके इंडिया ना आने के पीछे उनके अपने भी रीजन है, कुछ एक डिप्लोमेटिक इशू भी हमारे साथ है जो कहीं ना कहीं वो क्रिएट हो रहे हैं। इससे पहले ब्रिक्स में भी यही चैलेंजेस आए थे, लेकिन ब्रिक्स और G20 की जो सबमिट है वो काफी डिफरेंस है क्योंकि ब्रिक्स एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वर्क कर रहा है जबकि G20 ऑल ओवर द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें अगर पुतिन इंडिया नहीं आ रहे हैं तो एक तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी का फेलियर की तरह देखा जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये एक चैलेंज था इंडियन डिप्लोमेसी के लिए कि पुतिन इंडिया आते। अगर पुतिन इंडिया आते तो पूरा वर्ल्ड एक ऑर्डर में बैठ के जो वर्ल्ड कंसर्न्स है जिसको लेके जी सबमिट की जा रही है, G20 हो रहा है, उसको लेके बातें की जाती। लेकिन जब एक मेजर जो पार्टी है वो नहीं पहुंचेगी तो बात नहीं हो पाएगी, ये एक चैलेंज है। लेकिन इसके और भी डायमेंशन है, वो भी हम देखेंगे। दूसरी बात आती है कि सी जिनपिंग इंडिया नहीं आ रहे हैं। अब उसके बाद से सी जिनपिंग के इंडिया नहीं आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर की जो मीडिया है वो इस बात को रेज कर रही है कि इसमें इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो कद है वो वर्ल्ड ऑर्डर की जो लीडरशिप जो देखनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, उसकी कॉम्पिटेंसी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो पा रही है, इस तरीके की बातें आ रही। लेकिन देखिए सबके अपने डायमेंशन है, सबकी अपनी बातें हैं। इससे कुछ चैलेंज हमारे लिए बिल्कुल क्रिएट होगा। अगर ये इंडिया आ रहे होते तो इंडिया के लिए थोड़ा सा जो अलग अलग डायमेंशन है वो उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे होते। देखिए सबसे पहले इंडिया चाइना की बातों को देखें, चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आ रहे, तो एक बात ये कही जा रही है कि इंडिया के साथ जो उनके बाउंड्री डिस्प्यूट है वो बहुत इजीली उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते, जबकि ऑलरेडी ब्रिक्स पे इसको लेके थोड़ी बहुत बातें की गई। दूसरा, चाइना ने जो न्यू मैप अपना जो अभी रिलीज किया उसको लेके चैलेंज हुआ क्योंकि अक्साई चीन और अरुणाचल को उसने अपना पार्ट दिखा दिया, तो इंडिया ने अक्साई चीन और अरुणाचल के ऊपर तो क्वेश्चन किया ही, साथ साथ में जो साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है जिसको उसने अपना दिखाया था उसके ऊपर भी बात। तो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस लॉस कराया हुआ है। एक दूसरा चैलेंज यहाँ से क्रिएट हो गया। अगर हम G20 के इस चाइना और इंडिया के रिलेशंस को देखें तो सी जिनपिंग का एक तरीका है या चाइना की एक डोमिनेशन है कि वो हर चीज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर ले जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो इंटरप्रेट भी करते हैं। जो आपको भी पता है कि चाइना इंटरनेशनल सबमिट के या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजमेंट होते हैं उनमें नहीं मानता, तो वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को भी, इंटरनेशनल सबमिट को भी अपने अकॉर्डिंग ही चलाना चाहता है। इंडिया को उसे कहीं ना कहीं राइवलरी दिखती है। इंडिया एक तरीके से वन चाइना पॉलिसी को मानता तो है लेकिन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को उसके खिलाफ है, क्योंकि पीओके वाला जो कंसर्न है वो जाता है और आगे भी जाके मिडिल ईस्ट में आप चीज देखेंगे तो वो दूसरे तरीके से दिख रही है बातें। इंडिया इसको लेके एग्री नहीं करता, तो चाइना को ये दिखाने की जरूरत है। चाइना ने इस डायमेंशन पे भी अपनी बातों को रखा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वो देना चाह रहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज। जबकि इंडिया चाइना के बारे में बात करें तो देखिए जब भी किसी टेररिस्ट को इंटरनेशनल लेवल पे शो करने की बात आती है या इंटरनेशनल लेवल पे उसे बैन करने की बात आती है तो चाइना ही ऑलमोस्ट तरीके से उसके वीटो यूज करके उसे रुकवा लेता है। लेकिन चाइना कभी भी दूसरे की डिप्लोमेटिक पॉलिसी को सुपीरियर नहीं करने चलने देना चाहता।
खास तौर से एशिया के अंदर जहां उसे इंडिया टाइप के कंपटीटर दिख रहे हो, तो चाइना अपनी मोनोपोली गेम करेगा ही करेगा। तो मोनोपोली को आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो शी जिनपिंग के इस तरीके से दिख रहा है। दूसरा कि अगर इंडिया में वो शी जिनपिंग आते तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक चैलेंज हो रहा होता। खैर वो डिबेट हमारी नहीं है, उसे हम यही छोड़ देते हैं। लेकिन इंडिया में एक चीज जो हो रही होती कि चाइना बहुत इजिली चीजों को सॉर्ट आउट कर जाएगा, एक बातें आती। लेकिन ना ही चाइना की हिस्ट्री देखने के बाद या ना ही चाइना की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है देखने के बाद ऐसा कुछ दिखता। तो ये जितनी बातें आ रही हैं ये सारी की चीजें एक सिरे से नकारने वाली है, इनके कोई मायने नहीं है। अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें, जबकि जो चाइना का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है वो इस बात को कह रहा है कि शी जिनपिंग के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ली जियांग जो चीन के आर्थिक नीतियों के इंचार्ज हैं वो ऑलरेडी इंडिया जा रहे हैं और इवन वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी है चाइना के। तो वो G20 के अंडर में जो इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल इश्यूज जो है उसको देखेंगे, उस पर बात करेंगे, तो उसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन क्या बातें यहीं तक रुक जाएंगी? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर में 2-3 जो चैलेंजेस हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। एक चैलेंज है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है वो हम साथ में यूक्रेन और जो रसिया वॉर है उसकी वजह से जो चैलेंजेस हैं वो ऑलरेडी काफी बिग लेवल पे पहुंचे हुए हैं, काफी ह्यूज लेवल पे उनके इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है, फूड क्राइसिस चल रहा है। आपको भी पता है कि जो व्हीट का जो प्रोडक्शन है रसिया और खास तौर से यूक्रेन में से वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑलरेडी दोनों कंट्री वॉर में है, वहां से हमें फूड सिक्योरिटी के ऊपर, फूड क्राइसिस के ऊपर जो कंसर्न है वो बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट हुआ है। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड बातों की बात करने की जरूरत थी। इस तरीके के पहलू पे बात करने के लिए G20 टाइप के जो समिट है वो काफी प्रोमिनेंट माने जाते हैं, काफी अच्छे माने जाते हैं और इस पे एक सहमति की जरूरत है। लेकिन जब वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मोनोपोली चलाने वाली बात आएगी तो वहां इंटरनेशनल लेवल के जो टॉपिक है उनको कम प्रायोरिटी दी जाएगी और जो अपनी बात रखने वाली बात है वो ज्यादा दी जाएगी। तो G20 में ऑलमोस्ट यही हो रहा है। इंडिया के लिए एक चैलेंज तो बिल्कुल था, 2-वे फ्रंट चैलेंज था, रसिया और चाइना ने एक मिलके, लेकिन इससे इंडिया के लिए एक नया वे भी खुल रहा है। ऑलरेडी देखिए इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो ना ही वेस्ट ओरिएंटेड है और ना ही वो रसिया या चाइना ओरिएंटेड है। इंडिया की अपनी सेल्फ डिप्लोमेसी है जिसको ऊपर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया काम कर रहा होता है। लेकिन अगर इस तरीके से डिप्लोमेटिक मूव होते हैं तो आगे इंडिया भी इस तरीके डिप्लोमेटिक मूव करेगा और इसकी वजह से जो हमारे आज के जो दोस्त हैं, जो हमारे आज के करीबी हैं, वो आगे जाके हमसे दूरियां बनाएंगे और ये होने होगा भी, क्योंकि अगर आप एशिया की सिचुएशन को देखें या वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन को देखें तो कहीं रसिया के रोल को लेके कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। रसिया ने भी अपने डिप्लोमेटिक चेंजेस किए, रिलेशंस को चेंज किया एशिया के अंदर, पाकिस्तान को उसने एक तवज्जो दी और चाइना के साथ उसके रिश्ते किस तरीके से हैं। चाइना ऑलरेडी इंडिया को लेके इंडिया को घेरने की बात करता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स पूछा भी गया यूपीएससी में, वो ऑलरेडी उस पर काम कर चुका है। इस सरकार के बाद वो चीजें थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन उसने वो नेबर के रिलेशंस खराब कर दिए जो सदियों से इंडिया के लिए ठीक थे। नेपाल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, म्यांमार आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, श्रीलंका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वहां इंडिया को फिर एक नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने को मिलेगी, वहां भी अपनी बात रखने को मिलेगी। तो ये टाइम की बात है और अब तक G20 में ऐसा कभी नहीं हो पाया है कि एक साझा एग्रीमेंट न निकल पाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन मे बी इस बार इस तरीके की चीजें दिख रही हैं कि सरकार कितना भी ट्राई कर ले बट इस तरीके के चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। देखते हैं सरकार क्या स्टेप लेगी, इंडिया के हिसाब से क्या बातें जाती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि ये ट्रांजिशनल फेज है और इस ट्रांजिशन के बाद एक नई दिशा में वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, एक नई लीडरशिप वर्ल्ड ऑर्डर को देखने को मिलेगी जो केवल सेल्फ के लिए ना सोचे, वो सबके लिए सोचे। तो जो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा। आगे हमारी सीरीज आती रहेगी, अभी हम बहुत जल्दी 370 के ऊपर लेके आएंगे और जॉर्ज सोरोस के ऊपर एक स्टोरी आएगी जिसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो उसे देखते रहिए और हमारे SIP और जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है दोनों को अवेल करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।